नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन दरोगा के जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार जो तीसरा टॉपिक दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज, इसको देखेंगे। इसमें बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी कौन कौन सी हैं वो पढ़ लें तो उतने से काम बन जाएगा, लेकिन उतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ना 26 टॉपिक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा हट के भी पूछ सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार है ना, उसके अलावा इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो भी मैंने यहाँ पे रखा है, और मैंने नोट्स यहाँ पे हिंदी में बनाए हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो याद करने में या पढ़ने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में कुछ बातें जो आपको देखनी है। उसमें पहला पॉइंट दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का प्रावधान है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने बनाए हैं जो उसमें भी कई बार यूज हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, और आपको जो एक वीडियो में आपने जो देखा होगा वो दूसरे वीडियो में वो मिल सकता है, कई सारी बातें। तो जो नेशनल पार्क्स हैं ना और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनको बनाने की जो घोषणा है वो राज्य सरकार करती है। ये कहाँ पे दिया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब यहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पक्षी विहार मैंने क्यों नहीं लिखा या पक्षी अभ्यारण्य क्यों नहीं लिखा, तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार को बोलते हैं बर्ड सेंचुरी। तो जो बर्ड सेंचुरी होती है ना, वो एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी अलग अलग नहीं है, आप ये सब बस समझ लीजिए। नेशनल पार्क्स में हम लोग अगला पॉइंट जो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में घोषित किए जाते हैं जो पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक महत्व के माने जाते हैं। इन्हें घोषित करते समय विभिन्न कानूनों को ध्यान में रखा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं वो किन किन स्थानों को घोषित किया जाता है? जो पारिस्थितिक, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल, भू आकृति विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल, और प्राकृतिक महत्व के होते हैं। और इनको बनाने के लिए हमको बहुत सारे कानून ध्यान में रखे जाते हैं। ये नहीं कि कहीं कोई भी एरिया है उसको हम लोग यदि इन 3 कैटेगरी मतलब इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल इम्पोर्टेंस के हैं तो उनको हम लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें। अगला यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बीच के संरक्षण मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन वैल्यू, के अंतर को नहीं बताया गया है। मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, उसमें ये नहीं डिफाइन किया गया है कि जो एक वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो नेशनल पार्क से संरक्षण मूल्य में किस तरह से भिन्न है। तो यहाँ पे हमने इसको नोट में रख दिया है। अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य अंतर देखते हैं। यहाँ पे ये उद्यान है ना, ये 2 बार लिख गया है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच अंतर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। जो पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों की सुरक्षा अभ्यारण्यों की तुलना में अधिक की जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया कि जो प्रोटेक्शन का लेवल होता है वो राष्ट्रीय उद्यानों में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा पॉइंट है, कुछ गतिविधियाँ जो अभ्यारण्यों में विनियमित होती हैं राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित हैं, जैसे कि पशुओं की चराई। तो पहला पॉइंट को ही हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। समझ लो कि अब पहले पॉइंट में लिखा है कि नेशनल पार्क्स में ना जो प्रोटेक्शन का लेवल होता है वो सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से ज़्यादा होता है।
तो सीधी सी बात है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप कर सकते हैं वो नेशनल पार्क्स में नहीं कर सकते हैं। और एग्जांपल के लिए दिया गया जैसे पशुओं की चराई, मतलब आप पशुओं को चरा नहीं सकते हैं नेशनल पार्क्स में, जबकि बर्ड सेंचुरीज में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप पशुओं को चराने ले जा सकते हैं। अब वहाँ के आसपास जो लोग रह रहे होंगे उनकी बात हो रही है यहाँ। तीसरा पॉइंट है वन्य जीव अभ्यारण्य एक विशेष प्रजाति के लिए बनाया जाता है। प्रजाति मतलब स्पेसीज, स्पेसीज इंग्लिश वर्ड है। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक विशेष प्रकार के स्पेसीज के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जबकि लिखा है राष्ट्रीय उद्यान एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें एक प्रजाति को कंजर्व करने पे ध्यान दिया जाता है, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे कई जीव जंतु कई प्रकार के रहते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा है जैसे श्रीविल्लिपुथूर में, ये तमिलनाडु में है, वहाँ ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल, ये एक तरह की गिलहरी है, उसका नाम है। अब हिंदी में मैंने इसको नहीं लिखा है। ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसमें इसको ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल को प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इनकी आबादी है वो मेंटेन रहे। तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट में लिखा है कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा कर सकती है। शुरुआत में तो मैंने बताया कि वैसे तो राज्य सरकार घोषणा करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी को बनाने की, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये केंद्र सरकार भी कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये समझ लो थ्योरेटिकल पेपर बन रहेगा, टाइम आपके पास खूब रहेगा। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा रहेगा। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं सीमाओं का निर्धारण, मतलब जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है उनकी सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है अधिसूचना यथासंभव स्थिति और ऐसे क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी। अब अधिसूचना को मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया है, मतलब नोटिफिकेशन। जैसे आपकी वैकेंसी आई तो इसका नोटिफिकेशन आता है ना, वैसे ही जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बनाएंगे तो सरकार उसको बनाने से पहले नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें उसकी स्थिति क्या होगी और किस एरिया में होगा, उसकी क्षेत्र की सीमाओं को उसको भी विनिर्दिष्ट मतलब बताएगी ये कहाँ पे बनाई जाएगी और कितना एरिया कवर करेगी, उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक होंगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऐसे मामलों में जहाँ स्थलीय जल शामिल है स्थानीय मछुआरों के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने के बाद केंद्र सरकार के मुख्य नौसेना हाइड्रोग्राफर के परामर्श से सीमा निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्थलीय वाटर, इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर। तो आप टेरेस्ट्रियल वाटर ये समझ लीजिए कि किसी देश का जो भी वाटर है, अब आपका ये अंदर का भी हो सकता है, मतलब पॉन्ड्स रिवर्स या ग्लेशियर में है, या ज़मीन के अंदर जो भूमिगत जल है, या आपका जो भारत है ना 3 तरफ से तो समुद्र से घिरा है, तो आपका जो समुद्री सीमा है उसमें, तो ये सब आपका टेरेस्ट्रियल वाटर में आ जाता है। तो बोल रहा है कि अब यदि टेरेस्ट्रियल वाटर शामिल है तो जो स्थानीय मछुआरे हैं उनकी भी हितों की रक्षा करनी होगी। तब मछुआरे हैं ना, अब ये मछुआरे नदियों तालाबों और समुद्रों में जाके मछली और दूसरे जीव पकड़ते हैं, तो उनके हितों की भी तो रक्षा होनी चाहिए ना। तो आपको मतलब ये इनकी सीमाएं का निर्धारण करने से पहले इनके हितों की रक्षा करने के लिए एक आपको प्लान बनाना होता है, और उसके बाद परामर्श किससे लिया जाता है, केंद्र सरकार के मुख्य नौसेना हाइड्रोग्राफर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर, उससे परामर्श लेने के बाद भी सीमा निर्धारित की जाती है। तो ये इनका भी नाम, मतलब ये पॉइंट याद रखना है किससे सलाह ली जाती है, टेरेस्ट्रियल वाटर के केस में मुख्य नौसेना हाइड्रोग्राफर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के बिना राष्ट्रीय उद्यान
या अभयारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, आपने यदि मेरे इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये आ चुका है। वहाँ पे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, वही है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और जो मैसूर के पूर्व राजा थे उनका नाम मैंने वहाँ पे दिया है कि उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की जो सीमा है उसमें परिवर्तन करने के लिए आपको राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। चलिए अगला नोट आ गया। जितने मैंने बीच बीच में नोट लगाए हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस हैं, इसलिए मैंने नोट में लिखा है। अगला क्या लिखा है, वर्ष 1991 का संशोधन अधिनियम अपतटीय समुद्री वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्यों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों में स्थलीय जल को शामिल करने का प्रबंधन करता है। तो मैंने ऊपर जो बताया ना कि जो टेरेस्ट्रियल वाटर है, स्थलीय जल है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर देखते हैं ये अपतटीय समुद्री वनस्पतियों और जीवों, ये क्या होता है। तो अपतटीय समुद्री को बोलते हैं ऑफ शोर मैरीन, मतलब जो समुद्र तट है ना उससे जहाँ तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बोलते हैं ऑफ शोर समुद्री, ऑफ शोर मरीन एरिया। तो वनस्पतियों और जीवों, मतलब वनस्पतियों को बोलते हैं फ्लोरा और जीवों को मतलब फोना। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, 2 वीडियो में कहीं पे मैंने बताया था। तो वहाँ पे जो वनस्पति और जीव हैं, कुछ पेड़ पौधे रूटलेस समुद्रों में भी होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं कुछ। तो उन जो फ्लोरा और फौना है ना उनकी सुरक्षा के लिए उनको अभयारण्य घोषित करने के लिए स्थलीय जल जो है ना टेरेस्ट्रियल वाटर में हम लोग उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि टेरेस्ट्रियल वाटर में क्या क्या आता है वैसे तो इसमें भारत के जो स्थल की सीमा है उसके अंदर जो जल होता है, नदियों तालाबों भूमिगत जल या जो ग्लेशियर्स में वाटर है। लेकिन ये जो वर्ष 1991 का संशोधन नियम है ना, इसमें आपका जो समुद्री किनारे से भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ तक के एरिया को भी शामिल कर लिया कि इसमें टेरेस्ट्रियल वाटर में। यही यहाँ पे इस नोट में बताया गया है। अगला पॉइंट है अधिकारों का बंदोबस्त। इसका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ राइट्स मतलब कि अब कोई एरिया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको डिक्लेयर किया जाना है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कि तो उनके अधिकारों को हम लोग किस तरह से सेटल करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, राज्य सरकार सरकारी अभिलेखों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को उनके अधिकारों की दृष्टि से ईंधन, चारा और दूसरे वन के उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार सरकारी अभिलेख मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इंग्लिश में इसको बोलेंगे, उसके अनुसार जो व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे उनको ईंधन, चारा और दूसरे प्रोडक्ट जो हैं वन के उनको उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था करेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अब एक नया पोस्ट आ गई है। देखो, राज्य सरकार अधिनियम के तहत एक कलेक्टर के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करती है। इसमें पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि राज्य सरकार कलेक्टर के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शामिल भूमि में या उस पर किसी व्यक्ति के अस्तित्व, प्रकृति और अधिकारों की सीमा का पता लगाने और निर्धारित करने के लिए अधिसूचित किया जाना है। तो ये जो कलेक्टर है ना वो राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो ज़मीन होगी उस पर कोई यदि अपना हक जता रहा है तो उसके अधिकारों
की सीमा और प्रकृति को पता कौन लगाएगा? ये कलेक्टर। चलिए, इस व्यक्ति को कौन? राज्य सरकार नियुक्त करेगी। नियुक्ति भी आपको याद रखना है और उसका काम याद रखना है। संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, की घोषणा के लिए एक अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराधिकार, वसीयतनामा या निर्वसीयत को छोड़कर ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि पर या उसके ऊपर कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया की घोषणा के लिए जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर से अधिसूचना आ गया देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब है नोटिफिकेशन। यदि नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद इन 3 केसों में ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो क्या है उसमें? उत्तराधिकार इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेशन, वसीयतनामा मतलब टेस्टामेंटरी, और निर्वसीयत मतलब इंटेस्टेट। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों। इन 3 कंडीशन में ही आप जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर की ज़मीन है उसमें आप अपना क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहला था सेटलमेंट ऑफ राइट्स, अब यहाँ पे है क्लेम ऑफ राइट्स। अब मतलब कोई व्यक्ति, ये तो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये क्लेम ऑफ राइट्स मतलब अब यदि कोई व्यक्ति या पर्सन, इंडिविजुअल व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कुछ अपने अधिकारों को क्लेम करने आता है, फिर क्या बात है? दिखा है, संदर्भित किसी भी भूमि में या उस पर अधिकार के दावे के मामले में कलेक्टर उसे पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। देखो कलेक्टर फिर से आ गया ना, तो बोल रहा है कि जो भूमि है जिसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाना है, तो यदि कोई क्लेम करता है तो उसके दावे को कौन देखेगा? कलेक्टर। कलेक्टर की पोस्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो वो क्या कर सकता है? उसको आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? यदि ऐसा दावा पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या स्वीकार किया जाता है तो कलेक्टर निम्न में से कोई निर्णय ले सकता है। 3 यहाँ पे दिए गए ABC पॉइंट कि मान लो कलेक्टर ने उनका दावा आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तो फिर वो क्या करेगा? क्या है A पॉइंट? ऐसी भूमि को प्रस्तावित अभ्यारण्य की सीमा से बाहर कर दे। या तो कलेक्टर क्या कर सकता है कि मान लो किसी ने क्लेम किया और उसको क्लेम सही लगा होगा, तो तभी तो उसको स्वीकार किया होगा उसने। तो ऐसे केस में पहली कंडीशन है कि वो कलेक्टर उस भूमि को उसकी सीमा के बाहर कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अधिकारों के मालिक या धारक ऐसी भूमि में या उस पर अपने अधिकारों को सरकार को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है और इस तरह के मुआवजे के भुगतान पर जैसा कि प्रदान किया गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। दूसरा केस क्या है कि जो क्लेम कर रहे हैं लोग, वो अपने अधिकार, मतलब सीधी सी बात है, अपनी प्रॉपर्टी और अधिकार को सरकार को सौंपने के लिए तैयार है, तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो उनको मुआवजा किसके आधार पर दिया जाएगा? ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के आधार पर। तो ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है, वापस आ गया ये, कोई बात नहीं, फिर से खोलते हैं। तीसरा दिया गया है, अभ्यारण्य की सीमा के भीतर किसी भी भूमि में या उस पर किसी भी व्यक्ति के अधिकार को जारी रखने के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन के परामर्श से अनुमति दें। क्या बोल रहा है? अभ्यारण्य की सीमा के भीतर किसी भी भूमि या उस पर किसी व्यक्ति के अधिकार को जारी रखने के लिए। तो आपने मतलब कलेक्टर ने यदि जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है उसके अंदर किसी का अधिकार या दावे को उसने मान लिया है कि उसके अंदर उसका दावा हो सका है, सही है, तो उसको जारी रखने के लिए आपको मुख्य वन्य जीव वार्डन, इंग्लिश में बोलते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसके परामर्श लेना आवश्यक है। ये तीसरा पॉइंट दिया गया है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यदि कोई क्लेम करता है कि इस नेशनल पार्क या
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमारी दावा है उसका अधिकार हो सकता है। तो वो दो चीज़ें हैं, या तो उसके अंदर प्रॉपर्टी है, या आपको जैसे आदिवासी लोग जो है ना वो वनों पे निर्भर हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, तो वो भी दावा कर सकते हैं कि ये वन को आप यदि प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे तो हमको वहाँ से चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। तो उनके जो लिखा है ना आगे यहाँ पे क्लेम ऑफ राइट्स, अधिकारों का दावा के केस में 3 पॉइंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट है संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश, एंट्री इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें कौन एंट्री कर सकता है, उसके लिए कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश निम्न तरह से हो सकता है। पहला क्या लिखा है, ड्यूटी पर एक लोक सेवक। अब जो लोग वहाँ पे मतलब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाते हैं तो वहाँ पे वन विभाग तैनाती करता है कुछ लोगों की, तो वही है ये पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी पर हैं, तो वो तो वहाँ पे प्रवेश करेंगे ही, कैसे नहीं ड्यूटी करेंगे अपनी। दूसरा है एक व्यक्ति जिसे मुख्य वन्य जीव वार्डन या अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यारण्य या उद्यान की सीमा के भीतर रहने की अनुमति दी गई है। दूसरा कौन उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसको मुख्य वन्य जीव वार्डन, इससे पहले आ चुका है जस्ट ऊपर मैंने बताया था, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, या कोई इसके अलावा कोई अधिकृत ऑफिसर हो सकता है जो जिसने किसी को अनुमति दी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के अंदर रहने की। तीसरा पॉइंट क्या है, एक व्यक्ति जिसका अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर अचल संपत्ति पर कोई अधिकार है। प्रॉपर्टी जो है ना उसके अंदर की अचल संपत्ति हो गई भूमि, उस पर यदि किसी व्यक्ति का अधिकार है तो वो अंदर जा सकता है। चौथा क्या है, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले एक सार्वजनिक राजमार्ग, यदि कोई पब्लिक हाईवे पास हो रहा है तो वहाँ से भी कोई व्यक्ति निकल सकता है। यदि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से कोई पब्लिक हाईवे पास हो रहा है तो भी व्यक्ति वहाँ से गुजर सकता है। पांचवा बिंदु क्या है, बिंदु ए बी सी के व्यक्तियों पर आश्रित लोग, मतलब जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3, इन पर जो आश्रित लोग हैं वो भी यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। तो मतलब जो पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उन पे डिपेंडेंट लोग। दूसरा क्या है कि मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकार अधिकारी ने यदि किसी को अनुमति दी है उसके अंदर रहने की तो उस पर डिपेंडेंट लोग। तीसरा क्या है, एक व्यक्ति जिसका अचल संपत्ति पे अधिकार है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ रही है, तो ऐसे ही व्यक्तियों को दे सकते हैं। तो ये आपके 5 टाइप्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे नोट लिखा है, उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में जारी परमिट की शर्तों के साथ भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश संभव है। मतलब इन परिस्थितियों के अलावा भी आप परमिट बनवा सकते हैं। और परमिट क्या लिखा है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, और कुछ शर्तें भी होंगी जिन पे परमिट जारी किया जा सकता है प्रवेश के लिए। कहाँ, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे देखेंगे प्रवेश के लिए परमिट प्रदान करने की शर्तें। जैसे वाहन चलाने के लिए परमिट दिया जाता है, वैसे ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश के लिए भी परमिट जारी किया जा सकता है। तो जो परमिट बनेगा उसके लिए क्या शर्तें होंगी, पहला है मुख्य वन्य जीव वार्डन आवेदन पर किसी भी व्यक्ति को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए प्रवेश करने या निवास करने की अनुमति दे सकता है। फिर यहाँ पे आ गया मुख्य वन्य जीव वार्डन, तो आपको कलेक्टर के राइट्स और ये जो मुख्य वन्य जीव वार्डन है इन दोनों के जो कार्य है ना उन पे समझना है कि कौन काम कलेक्टर का है, कौन काम मुख्य वन्य जीव वार्डन का है। तो यहाँ पे जो परमिट देगा वो कौन देगा, मुख्य वन्य जीव वार्डन। तो उसकी जो पॉइंट्स हैं कि किन पॉइंट्स के आधार पर परमिट दे सकता है वो यहाँ पे लिखे हैं, ये दिए गए हैं 5।
तो ये 5 हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, वन्य जीवन की जांच या अध्ययन और उसके सहायक या प्रासंगिक उद्देश्य। कुछ लोग वन्य जीवन की अध्ययन करते हैं या जांच करते हैं तो उनको परमिट दिया जा सकता है उसके अंदर प्रवेश करने का। दूसरा केस है फोटोग्राफी के लिए। कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए भी जाना चाहते हैं तो उनको भी परमिट दिया जा सकता है। किसके द्वारा? मुख्य वन्यजीव वार्डन के द्वारा। तीसरा क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाया जा सकता है। चौथा है पर्यटन, टूरिज्म के लिए भी कुछ अलाउ किया जाता है, लेकिन उसमें शर्तें होती हैं ना, उनको उनके साथ में भेजा जाता है, वहाँ पे जो लोग तैनात होते हैं उनके साथ। पांचवा है अभ्यारण्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ वैध व्यापार का लेन देन। अब कोई व्यक्ति जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रह रहा है, उसके साथ कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसके लेन देन के लिए भी वो मतलब जा सकता है अंदर। तो ये हो गई 5 शर्तें। चलिए आगे देखते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे बताई गई हैं जिसमें मैंने स्टार लगाया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तभी लगाया स्टार हमने। क्या लिखा है? मुख्य वन्यजीव वार्डन वह अधिकारी होगा जो सभी संरक्षित क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण करेगा। तो मुख्य वन्यजीव वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ना, उसके बारे में बताया गया है। ये कौन होता है? ये होगा वो अधिकारी, प्राधिकारी जो सभी संरक्षित क्षेत्रों, सभी प्रोटेक्टेड एरिया का नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण करेगा। दूसरा है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। फिर से आगे देखो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन और उन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करता है। तो ये काम हो गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। तीसरा है राज्य वन्य जीव बोर्ड, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या करता है? संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन पर राज्य सरकार को सलाह देगा। तो शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उनकी घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो जो राज्य स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, वो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन, मतलब सिलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए राज्य सरकार को सलाह देता है। ये हो गया आपका जो पार्ट आपको पढ़ना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, मतलब कि कौन नेशनल पार्क हैं ये तो आपको ज़्यादातर पता होंगे। मैं बर्ड सेंचुरी भी बता दूंगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग यहाँ पे राज्य के हिसाब से शुरू करेंगे, मतलब तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये आती है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान है कितने। तो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह का कभी नहीं पूछेगा भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन यदि आपको नंबर सुनना है, तो लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। तो वो नंबर नहीं पूछेगा, ये आप मतलब समझ लीजिए, क्योंकि आप जितने अलग अलग जगह से देखेंगे ना तो अलग अलग मिलेगा कि कहीं पे कोई बताएगा 104, कोई का 106 भी बता दे। तो आप 105 याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, उसका नाम हो गया है रामेश्वरम नेशनल पार्क, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये हो गए आपके आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नामदफा। चलो मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बता देता हूँ, क्योंकि 105 मैंने यहाँ पे सभी लिखे हैं, एक भी छोड़े नहीं हैं लेकिन जो उनमें से भी इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए। तो आंध्र प्रदेश में आप पापीकोंडा याद रखिए, और अरुणाचल प्रदेश के दोनों याद रखिए, मोलिंग और नामदफा। असम
में डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरेंग, रायमोना, देहिंग, पटकई, ये यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं असम में। तो असम जितने के अंदर मैंने अंडरलाइन किया है, डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये आप याद रखिए। और यदि थोड़ा सा मतलब और टफ बनाएंगे तो नामेरी और ओरेंग भी पूछ सकते हैं, तो लेकिन ये 5 काफ़ी हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 6वां और 7वां, तो जो असम का 6वां नेशनल पार्क है वो रायमोना नेशनल पार्क था, और जो 7वां है वो देहिंग पटकाई था। बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ब्रैकेट में लिखा है संजय, तो इसका नाम है ना संजय नेशनल पार्क, शायद पहले था, गुरु घासीदास हो गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर वैली, तो जिन 2 के अंदर मैंने अंडरलाइन किया ये आप याद रखिए। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिनके अंदर नीचे में अंडरलाइन करूँगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। लास्ट में क्या है, कर्नल शेरजुंग सिंबल 12 नेशनल पार्क। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। झारखंड में एक है बेतला, तो ये आपको याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक का अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। तो जो बन्नेरघट्टा और नागरहोल हैं ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने बन्नेरघट्टा के कि ये प्रथम तितली उद्यान, तो ये भारत का पहला तितली उद्यान भी है। कौन, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। केरल में अन्नामुदी 16, इराविकुलम, मथिकेतन 16, पंबदुम 16, पेरियार साइलेंट वैली। तो इसमें पेरियार और साइलेंट वैली ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं भारत में, संख्या की बात की जाए तो बांधवगढ़, डायनासोर फॉजिल, पेंच, कान्हा, कुनो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। तो इसमें बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, कुनो, पन्ना और सतपुड़ा, ये आप 6 याद रखिए। टोटल यहाँ पे 10 हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, और जो कान्हा नेशनल पार्क है वो बारहसिंगा, उसको अनूप मृग भी बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं महाराष्ट्र में चंदौली, गूगामल, नौगांव, टेडोबा, संजय गांधी और पेंच। जो पेंच है ना वो कुछ एरिया उसका महाराष्ट्र में पड़ता है और कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए दोनों जगह लिख दिया। तो महाराष्ट्र में आपको 3 याद रखने हैं, चंदौली, नौगांव और टेडोबा। अगला है मणिपुर का कीबुलम जाओ नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। दूसरा है ये सिरोही, तो सिरोही है ना ये ESHIROI ये सा लिखा हुआ है। कीबुलम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। ये एक तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये कीबुलम जाओ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में 2 हैं, बालफाक्रम और नोकरेक, दोनों आपको याद रखने हैं। मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई, तो आप मुरलेन याद रख लीजिए। जो फांगपुई है ना उसको अब शायद नया नाम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क हो गया है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है। नागालैंड का आपको याद रखना है इटांकी नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं। ओडिशा का भितरकनिका और सिमलीपाल, ये 2 नेशनल पार्क हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगला राज्य है राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क,
ये साइबेरियन जो सारस है उसके लिए फेमस है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। तो ये 3 आप याद रखिए, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। आगे चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलई, मुदुमलई और मुकुर्थी। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 5 नेशनल पार्क कहाँ हैं? तमिलनाडु में। अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना। इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरीना वनस्थली और मृगवाणी। ये 3 नेशनल पार्क हैं तेलंगाना में। अगला राज्य है त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड और राजबाड़ी, ये 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है वो है दुधवा, ये भी आपको याद रखना है। और पड़ता कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर, इतने नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं उत्तराखंड में। कॉर्बेट के नीचे मैंने बगल में मैंने ओल्डेस्ट लिखा है, वही है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमोरा, जल्दापारा, नेवरा वैली, सिंगलीला और सुंदरवन, ये 6 नेशनल पार्क हैं पश्चिम बंगाल में। 4 आपको याद रखने हैं, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बुक्सा, जल्दापारा, नेवरा वैली और सुंदरवन। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैंपबेल बे, जलोथिया बे, वांदूर, माउंट हैरियट, रानी झांसी और सैडल पीक, इतने नेशनल पार्क हैं। तो कैंपबेल बे और माउंट हैरियट तथा रानी झांसी नेशनल पार्क, ये 3 आप इसमें अच्छे से याद रखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में देखते हैं अगला, जो जम्मू कश्मीर तो यूटी हो गया, सलीम अली, डाचीग्राम और किश्तवाड़, ये 3 याद रखिए, काजीनाग को भी देख सकते हैं। 4 नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर में। जो डाचीग्राम नेशनल पार्क है वो हुंगल के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट में बचा लद्दाख। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पे ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये हो गए आपके सभी नेशनल पार्क। अब आते हैं हम लोग भारत के पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरीज। तो फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं। तो इसका भी कोई सटीक उत्तर है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कराई हैं वो लगभग हैं 79 शायद मैंने यहाँ पे कराई हैं। तो आप 80 के आसपास समझ सकते हैं, इतनी है। और कभी पेपर में आपके ये नहीं आएगा कि भारत में कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बिल्कुल आप लिखवा के ले लीजिए चाहे। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में है 14। तो ये जो 14 है ना, ये आप गोल के पी जाइए, इनमें से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, लिखा है ना ओल्डेस्ट ऑफ यूपी, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। अब इसका नाम हो गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो गया है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में है, और ये भारत का फिर से भारत निकला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगला है शेखा झील पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगला है पटना पक्षी विहार, ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये इटावा और आगरा डिस्ट्रिक्ट दोनों की सीमाओं पे को टच करता है।
अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। अगला है विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में है। ये महोबा, गोंडा, ये सब जिले हैं। अगला है सुरहाताल पक्षी विहार, या इसका नाम है ना अब हो गया जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला है समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। बखिरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओखला पक्षी विहार, ये गौतम बुद्ध नगर, ये एक जिला है ये भी, तो वहाँ पे है। समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के 14। अब हम लोग देखते हैं दूसरे राज्यों के। दूसरों में से पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी विहार, रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला राज्य है गोवा। गोवा में सलीम अली पक्षी विहार, एक ही आपको याद रखना है, ये एक ही है, मतलब सलीम अली पक्षी विहार। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में है नलिया घास का मैदान, ये पक्षी विहार का नाम है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य और थोल झील पक्षी अभ्यारण्य। ये थोल झील लिखा है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य, कैस वन्यजीव अभ्यारण्य और पौंग बांध झील पक्षी विहार। अगला राज्य है झारखंड। उधुआ झील पक्षी अभ्यारण्य, एक ही है उधुआ झील पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ? झारखंड में। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, बांकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व, गुडवी पक्षी अभ्यारण्य, कोकरे बेलूर सामुदायिक रिजर्व, रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, आदिचन चुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हो गए कर्नाटक के। अगला राज्य है केरल। केरल में है कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, मंगलावनम पक्षी अभ्यारण्य, चुलनूर मोर वन्यजीव विहार, थट्टेकड़ पक्षी विहार। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य, सैलाना खरमोर अभ्यारण्य और सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य। सभी आपको याद नहीं रखने हैं। चलिए मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट वाले एक बार बता दूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को तो सभी इम्पोर्टेंट है, बाकी राज्यों में बता दूंगा। महाराष्ट्र में मयानी पक्षी अभ्यारण्य, महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य, करनाला पक्षी अभ्यारण्य, नायगांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदूर महमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड में खोनोमा प्रकृति संरक्षण और ट्रेगोपन अभ्यारण्य। उड़ीसा में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। पंजाब में हरिके झील पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसी को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं। और दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला राज्य है तमिलनाडु। इसमें काफ़ी हैं। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, पॉइंट कैलिमेरे पक्षी अभ्यारण्य, थिरुपुदाई मारुथुर संरक्षण रिजर्व, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, थोड़ा नाम विचित्र है यहाँ के, उदवूर झील पक्षी अभ्यारण्य, वेटंगुडी पक्षी विहार, अरियाकुलम पक्षी विहार। लास्ट के 3 राज्य बचे हैं। सिक्किम में किटम पक्षी अभ्यारण्य, उत्तराखंड
उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। और आखिरी राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 आपको याद रखने हैं, चिंतामोनी कर पक्षी विहार और रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी का नाम कुलिक पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो ये हो गए आपके सभी पक्षी अभ्यारण्य, एक भी मैंने अपने हिसाब से छोड़े नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, सभी का नाम याद रखना ना थोड़ा नहीं, बहुत टफ है, ये समझ लो, यही याद करते रह जाओगे। तो चलो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के तो सभी आपको याद रखने हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य और मंजीरा पक्षी विहार, ये 2 आपको याद रखना है। गोवा में आपको याद रखना है सलीम अली पक्षी विहार। ये सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सलीम अली जो नेशनल पार्क है ना, वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए गोवा हो गया, आगे चलते हैं। गुजरात में आपको खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील पक्षी अभ्यारण्य, और इनमें से पोरबंदर तो याद ही रहेगा, महात्मा गांधी यहीं पे पैदा हुए थे। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड भी आपको याद रहेगा, नल सरोवर भी आप याद रखिए। कच्छ तो गुजरात का कच्छ तो आती है, तो हो जाएगा 3 आप याद रखिए, खिजड़िया, नल सरोवर और थोल झील। अगला राज्य है हरियाणा में आप दोनों याद रखिए, भिंडावास और सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में आप पोंग बांध झील याद रखिए। झारखंड में एक ही है उदुवा झील, इसको आप याद रखिए। चलिए कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ये आप याद रखिए। बांकापुर याद रखिए, और एक ये याद रखिए रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। अगला राज्य है केरल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थट्टेकड़ पक्षी विहार और चुलनूर मोर वन्यजीव विहार, ये 2 आप याद रखिए। चलिए मध्य प्रदेश में देखते हैं। तो पहला आपको याद रखना है घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य, सैलाना खरमोर अभ्यारण्य, ये 2 आप याद रखिए। अगला राज्य है महाराष्ट्र में मयानी पक्षी अभ्यारण्य, ये आप याद रखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य और कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य, 2 आप याद रखिए इसमें। नागालैंड में इसको आपको याद रखना है खोनोमो प्रकृति संरक्षण और रेगोपन अभ्यारण्य। उड़ीसा का याद रखना है आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। पंजाब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरिके झील पक्षी अभ्यारण्य। अब राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, तो याद ही रहेगा। ये केवलादेव भी ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो आपको याद रहेगा। ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, उसी के अंदर आता है ये। चलिए तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। चित्रांगुडी, कांजीरंकुलम, पॉइंट कैली मेरे, और एक आप याद रखिए ये जो लिखा है अरिया कुलम लास्ट वाला, ये आपके हो गए तमिलनाडु के। सिक्किम में एक है कीटम पक्षी अभ्यारण्य, उत्तराखंड, उसको याद रखना है आपको। उत्तराखंड में 2 हैं, दोनों याद रखना है, झिलमिल और आसन बैराज। पश्चिम बंगाल में चिंतामोनी और रायगंज। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, बर्ड सेंचुरी, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वो एक ही वीडियो में आपको कराया जाए। मुझे यदि लगेगा कि जो चीज़ें छूटेंगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब बताऊंगा और आपको MCQs भी कराऊंगा। तो 1 महीने के अंदर लगभग आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और आप अपना कंटेंट ज़्यादा बढ़ाइए नहीं। जितना आपको बताया जा रहा है इसको आप ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे तो आपके ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।